एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी सुधा और अपने 10 वर्षीय बेटे मोहन के साथ रहता था। रमेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह दिन रात मेहनत कर खेतों में काम करता, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। वह हमेशा अपनी पत्नी और बेटे के लिए अच्छा जीवन देने का सपना देखता था। एक दिन रमेश सुबह जल्दी उठता है और अपनी पत्नी से बात करता है। सुधा, सूरज चढ़ आया है, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम मोहन का ध्यान रखना। हाँ, मैं देख लूंगी। तुम जाओ और हाँ, शाम को आते समय दुकान से थोड़ी शक्कर लेते आना, घर में खत्म हो गई है। ठीक है सुधा, मैं खेत में बहुत मेहनत करूंगा, शायद इस बार अच्छी फसल हो जाए। रमेश बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़ता है। सुधा घर के आंगन में बैठी थी। वह अपने पति के खेत जाने के बाद गांव के सेठ रघुवीर के आने का इंतजार करती है। सेठ रघुवीर गांव का सबसे अमीर और लालची आदमी था। वह हमेशा गरीबों का शोषण करता था। सुधा का सेठ से चोरी छिपे मिलना जुलना होता था। सुधा घर के बाहर बैठी थी। उसे दूर सेठ रघुवीर की कार आती दिखाई देती है। वह चौकन्नी हो जाती है और इधर उधर देखती है कि कहीं कोई उसे देख न ले। सेठ रघुवीर अपनी चमकती हुई कार से उतरता है और इधर उधर देखता है। सुधा, ओ सुधा। सेठ जी धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी की चिंता मत करो सुधा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस तुम कहो तो रमेश को इस गांव से ही निकलवा दूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करिए, बस मेरे लिए थोड़ा धन और आभूषण लाते रहिए। सेठ रघुवीर अपनी जेब से एक छोटा सा लाल रंग का रुमाल निकालता है, जिसमें सोने की अंगूठी और चांदी की पायल होती है। सुधा की आंखें चमक उठती हैं। वह पायल को हाथ में लेकर निहारने लगती है। ओहो सेठ जी, आप तो दिल जीत लेते हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा मेरी रानी, बस तुम रमेश को इसी तरह बेवकूफ बनाकर रखो। सुधा हंसती है और सेठ रघुवीर को अंदर ले जाती है। दोनों चोरी छिपे बातें करते हैं। उसी समय पड़ोस की महिला गंगा खिड़की से यह सब देख लेती है। गंगा का मन क्रोध से भर उठता है। उधर रमेश खेत में खड़ी मेहनत कर रहा था। गर्मी में उसके माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह रुका नहीं। वह सोच रहा था कि इस बार अच्छी फसल होने पर वह अपनी पत्नी को नई साधी और बेटे के लिए खिलौने लाएगा। हे भगवान, इस बार मेरी मेहनत रंग ला दे, मेरी सुधा और मोहन बहुत खुश होंगे। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी गांव का चरवाहा वहां से गुजरता है। अरे रमेश भैया, इतनी धूप में अकेले काम कर रहे हो? क्या करूं भाई, परिवार के लिए करना ही पड़ता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर चरवाहा अपने रास्ते चला जाता है। रमेश फिर से खेत में लग जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही थी। उधर गंगा, जो सुधा और सेठ रघुवीर को साथ में देख चुकी थी, वह रमेश के पास पहुंचती है। रमेश भाई, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ गंगा बहन, बोलो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह बात बतानी चाहिए या नहीं, पर मैंने आज सुधा को सेठ रघुवीर के साथ देखा। वे दोनों बहुत नजदीक थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सुधा तो घर पर थी। हाँ, वह घर पर ही थी, लेकिन सेठ रघुवीर तुम्हारे घर पर ही आया था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। रमेश का चेहरा फक पड़ जाता है। उसका दिल बैठने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है। वह जल्दी जल्दी अपना हल छोड़कर गांव की ओर दौड़ पड़ता है। रमेश जब घर पहुंचता है तो वह देखता है कि सेठ रघुवीर की कार घर के पास से जा रही थी। उसके मन में संदेह और अधिक गहरा हो जाता है। वह घर के अंदर जाता है और देखता है कि सुधा बहुत खुश नजर आ रही थी। रमेश का दिल टूट जाता है। सुधा, ये क्या हो रहा है? अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? रमेश का चेहरा लाल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से पूछता है, सुधा, तुमने मेरे साथ ये विश्वासघात क्यों किया? मैंने तुम्हें हर सुख सुविधा देने की कोशिश की थी। रमेश, मेरी बात सुनो। मैं रमेश बिना कुछ सुने गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अब उसका विश्वास टूट चुका था। गर्म दोपहर का समय, रमेश गांव की गलियों में निःशब्द सा चल रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था, उसने उसे धोखा दिया था।
इसके बाद रमेश गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी गांव के एक पंडित लक्ष्मी नारायण वहां से गुजरते हैं। पंडित जी रमेश को इस हालत में देख चौंक उठते हैं। अरे रमेश बेटा, क्या हुआ? तू इस हालत में क्यों बैठा है? पंडित जी, मेरी सुधा, उसने मुझे धोखा दिया। ठीक से बता बेटा, क्या बात हुई? पंडित जी, मेरी पत्नी का गांव के सेठ रघुवीर के साथ संबंध है। जब मैं खेत में मेहनत कर रहा था तब वह उसके साथ घर में थी। बेटा, ये दुनिया बड़ी निर्दयी है, पर तुझे धैर्य रखना होगा। अपने बेटे मोहन के लिए तुझे मजबूत बनना होगा। एक धोखेबाज औरत के लिए अपने जीवन को बर्बाद मत कर। रमेश पंडित जी की बातों को ध्यान से सुनता है, पर उसका मन अब भी बेचैन था। वह उठकर घर लौटने का फैसला करता है। सूरज अस्त होने को था। रमेश भारी कदमों से अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वह घर में दाखिल होता है, वह देखता है कि सुधा आराम से बैठी थी और मोहन खेल रहा था। अरे रमेश, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत थक गए हो। हाँ सुधा, बहुत थक गया हूँ, बस बहुत थक गया हूँ। रमेश की आवाज में एक अजीब सी निराशा थी। वह बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। सुधा को उसका व्यवहार अजीब लगने लगता है। वह उसके पीछे पीछे जाती है। क्या बात है रमेश, तुम इतने चुप क्यों हो? सुधा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? सुधा को रमेश की बात सुनकर एक पल के लिए घबराहट होती है, लेकिन वह संभल जाती है। ये क्या सवाल है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें सेठ रघुवीर के साथ। सुधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह इधर उधर देखने लगती है, लेकिन कुछ कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाती। रमेश का गुस्सा अब फूट पड़ता है। क्यों किया तुमने ये सब? मैंने तुम्हें और मोहन को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत की, तुम्हारी खुशी के लिए अपना खून पसीना बहाया, और तुमने? सुधा अपने घुटनों के बल गिर जाती है और रमेश के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो रमेश, मुझसे भूल हो गई। मुझे लालच ने अंधा कर दिया। मैंने सेठ की दौलत के लालच में ये सब किया। रमेश सुधा को हाथ से हटाता है और मोहन को अपने पास बुला लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे। सुधा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं बची। तुमने न सिर्फ मेरा विश्वास तोड़ा, बल्कि हमारे बेटे का भविष्य भी दांव पर लगा दिया। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रमेश मोहन को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। सुधा पीछे से उसे रोकने का प्रयास करती है, पर वह नहीं रुकता। गांव के लोग रमेश को इस हालत में देखकर उसके पास आते हैं। रमेश भाई, क्या हुआ? तुम इस हालत में क्यों हो? हाँ भाई, सब ठीक तो है ना? रमेश फूट फूट कर रोने लगता है। वह सबको अपनी आप बीती बताता है। गांव वाले उसकी स्थिति सुनकर दुखी हो जाते हैं। अरे, उस सेठ रघुवीर को तो सबक सिखाना पड़ेगा। उसने न जाने कितने गरीबों को लूटा है। इतना कहकर वे सब वहां से चले जाते हैं। रात हो गई थी। रमेश गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में अपने बेटे मोहन के साथ बैठा था। मोहन अपने पिता की गोद में सिर रखकर लेटा था। वह मासूमियत से पूछता है, बाबा, माँ हमारे साथ क्यों नहीं आई? बेटा, माँ अब हमारे साथ नहीं रह सकती। बाबा रोते नहीं, हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे। मैं बड़ा होकर आपको खुश रखूंगा। रमेश अपने बेटे को गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वह ठान लेता है कि अब वह अपने बेटे के लिए जिएगा। अगली सुबह रमेश के जीवन में अंधेरा छाया हुआ था। कल रात के आंसुओं और जागने का असर साफ दिखाई दे रहा था। मोहन उसके गोद में सोया हुआ था। तभी गांव के पंडित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करने आते हैं। वे रमेश को वहां बैठे देखकर रुक जाते हैं। बेटा रमेश, तू यहाँ क्यों बैठा है? सब गांव वाले तेरी चिंता कर रहे हैं। पंडित जी, अब मेरे लिए गांव में कुछ नहीं बचा। मेरी पत्नी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं अब गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। बेटा, भागने से समस्याएं हल नहीं होती। तुझे अपने बेटे के लिए लड़ना होगा। वह मासूम है, उसकी आंखों में तेरा ही प्रतिबिंब है। क्या तू उसे लेकर यूं ही भटकता फिरेगा? नहीं पंडित जी, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। मैं अपने बेटे के लिए जीऊंगा। मैं मेहनत करूंगा, अपने पसीने से उसकी किस्मत को संवार दूंगा।
पंडित जी रमेश के हौसले को देखकर मुस्कुराते हैं। बेटा, यही हिम्मत तुझे जीत दिलाएगी। अब तू उठ और अपने बेटे का भविष्य संवारने में लग जा। रमेश पंडित जी से विदा लेता है और मोहन को गोदी में उठाकर मंदिर से निकल पड़ता है। गांव में हुई इस बेइज्जती के कारण वह गांव छोड़ डीएच देता है। रमेश के गांव छोड़ने के बाद गांव में सुधा की हालत बिगड़ने लगती है। वह गांव के कुएं पर पानी भरने जाती है। गांव की महिलाएं वहां पहले से मौजूद होती हैं। जैसे ही सुधा वहां पहुंचती है, औरतें फुसफुसाने लगती हैं। अरे देखो देखो, ये वही सुधा है जिसने अपने मेहनती पति को धोखा दिया था। कितनी बेशर्म है, अब भी गांव में मुंह दिखा रही है। हाँ रे, इतनी बड़ी पापिन को तो गांव से निकाल देना चाहिए। सुधा सबकी बातें सुनकर झेंप जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह जल्दी से पानी भरती है और वहां से आने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे सेठ रघुवीर मिलता है। क्या हाल बना लिया है तूने सुधा? अब तो तेरा पति भी तुझे छोड़ गया। सेठ, सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। सुधा की आंखों में पश्चाताप था, लेकिन अब उसे गांव वालों की नफरत झेलनी पड़ रही थी। उधर रमेश अपने बेटे मोहन के साथ गांव से दूर एक नए गांव में पहुंचता है। वहां वह एक जमींदार के यहाँ पहुंचकर काम मांगता है। काम मिलने के बाद वह एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करने लगता है। वह दिन भर धूप में काम करता और रात को एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन को अपने सीने से लगाकर सुलाता। एक दिन खेत का मालिक रमेश से बात करता है। अरे रमेश, तू तो बहुत मेहनती आदमी है। अगर तू इसी तरह काम करता रहा तो मैं तुझे अपने खेत का एक हिस्सा किराए पर दे दूंगा। सच में मालिक जी? ठीक है, फिर मैं आपके खेत को ऐसे जोतूंगा जैसे वह मेरा अपना हो। मालिक मुस्कुराकर रमेश का हौसला बढ़ाता है। उधर गांव में सेठ रघुवीर की करतूतों का पर्दाफाश होता है। गांव वालों को पता चला कि वह न सिर्फ रमेश का शोषण किया, बल्कि कई गरीब किसानों की जमीन पर भी जबरन कब्जा किया था। गुस्साए गांव वालों ने पंचायत बुलाई। यह सेठ रघुवीर हमारा खून चूस रहा है। इसने न जाने कितने गरीबों की जमीन कब्जे में कर ली। इसे गांव से निकाल देना चाहिए। अगले दिन मुखिया और सभी गांव वाल सेठ रघुवीर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पुलिस को सौंप देते हैं। यह देखकर सेठ बुरी तरह घबरा जाता है। अरे, पूरा गांव एक साथ हो गया है। अब इनके सामने मेरी एक नहीं चलेगी। वह सारे अवैध जमीन के कागज गांव वालों को लौटा देता है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। सुधा को भी उसकी सजा मिलती है। उसे भी गांव से निकाल दिया जाता है। अब वह जहां तहां भटकती रहती है। कुछ साल बाद रमेश अब एक सफल किसान बन गया था। मोहन अब बड़ा हो गया था और पढ़ाई में बहुत होशियार हो गया था। एक दिन मोहन खुशी खुशी स्कूल से लौटकर घर आता है। बाबा, आज मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। आज तेरी खुशी देखकर मेरी सारी मेहनत सफल हो गई बेटा। अब बस तू ठीक से पढ़ाई करते रहना। हाँ बाबा, मास्टर जी ने कहा कि अगर मैंने और मेहनत की तो मुझे छात्रवृत्ति मिलेगी। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू बहुत बड़ा आदमी बने और मैं तुझ पर बहुत गर्व करूँ। रमेश की आंखों में संतोष के आंसू थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने बेटे के लिए सही रास्ता चुना था। उधर सुधा गांव छोड़ने के बाद उसका बुरा हाल था। सेठ रघुवीर के साथ उसके सभी संबंध टूट चुके थे। वह भूखी प्यासी गांव के पास वाले जंगल में भटक रही थी। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने अपने सच्चे और ईमानदार पति का दिल तोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हे प्रभु, मुझे एक बार मौका दो। मैं रमेश से माफी मांगना चाहती हूँ। सुधा अपने अपराध बोध में जल रही थी। वह ठान लेती है कि वह रमेश से माफी मांगने जाएगी, भले ही वह उसे माफ करे या ना करे। फिर एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे दूर से एक महिला उसकी ओर आती दिखाई देती है। उसके कपड़े काफी गंदे थे और चेहरा काफी थका हुआ था। जैसे ही वह पास आती है, रमेश उसे पहचान लेता है। सुधा धीरे धीरे रमेश के पास पहुंचती है और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। रमेश उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखता है। उसके चेहरे पर क्रोध और दर्द का भाव था। सुधा, तुम्हें माफ कर दूं? जब मैं दिन रात मेहनत करता था तो तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी।
तुम्हारी वजह से मैं और मेरा बेटा दर दर भटके। सुधा रमेश के पैरों में गिर जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। हाँ रमेश, मैंने पाप किया, लेकिन अब मैं सच में बदल गई हूँ। मैं तुम्हारे और मोहन के बिना नहीं जी सकती। मुझे एक बार माफ कर दो। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को काबू में रखता है। सुधा, माफी मांगने से घाव नहीं भरते। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब तुम मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखती। सुधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वह एकटक रमेश को देखती है। उसकी आंखों में पछतावे की नदी बह रही थी, लेकिन रमेश ने अपना निर्णय ले लिया था। वह सुधा को अनदेखा कर घर की ओर बढ़ जाता है। सुधा भी रोते रोते वहां से चली जाती है। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था। तभी मोहन, जो शहर में काम करने चला गया था, अब वापस गांव लौटता है। वह चमकते हुए कपड़ों में था। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। वह अपने पिता के पास आता है। बाबा, देखो, मुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब तुम्हें खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। रमेश अपने बेटे की सफलता देखकर खुशी से रो पड़ता है। बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। तूने मेरे संघर्ष को सार्थक कर दिया। इसके बाद वे दोनों घर लौटते हैं। तभी बीच रास्ते में सुधा उनका रास्ता रोक लेती है। जैसे ही रमेश उसे देखता है, उसकी आंखों में एक क्षण के लिए पुराने घाव ताजा हो जाते हैं, लेकिन अब वह शांत था। सुधा रमेश के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती है। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया था, लेकिन अब मैं मरने से पहले तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। रमेश उसे भावुक नजर से देखता है। सुधा, तुम्हारे धोखे ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैंने खुद को और अपने बेटे को संभाल लिया। मैं तुम्हें कैसे अपनाऊं? रमेश, मुझे एक बार माफ कर दो। मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ। अब मैं मर जाऊंगी। रमेश की आंखें नम हो जाती हैं। वह भले ही सुधा से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसे दया आ जाती है। बाबा, माफ कर दो। माँ को अपने पापों का एहसास हो गया है। ठीक है सुधा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चलो, अब हमारे साथ ही रहना। सुधा को अब थोड़ी शांति मिलती है कि रमेश ने उसे माफ कर दिया। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद रमेश खेत के मालिक से अपना हिसाब करता है। फिर वे तीनों अपने गांव लौटते हैं। गांवों पहुंचकर रमेश गांव वालों को सारी बात बता देता है। गांवों वाले रमेश के परिवार को अपना लेते हैं। इसके बाद रमेश खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। हाँ, चलो आज खेत का काम जल्दी हो गया। चलो पास वाले तालाब में नहाने चलते हैं। बाप रे बाप, बड़ी गर्मी है। हैं? ये क्या हो गया? हे ससुरा, ये तो तालाब सूख गया। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अब समझा। ये इतनी गर्मी पड़ रही है, इसी के कारण ये हुआ होगा। हाँ, अब ये तो होना ही था। मुकेश भाई, ये यहाँ सूखे तालाब के पास क्या कर रहे हो? अरे भाई, ये तालाब कब सूख गया? मैं तो इसमें नहाने आया था। अरे भाई, 2 दिन की आग में ही ये तालाब सूख चुका है। और वो क्या है ना कि गर्मी इतनी पड़ रही है और कितने महीनों से तो बारिश भी नहीं हुई है। अब ये तालाब सूखेगा नहीं तो क्या होगा? हाँ भाई, तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन यार मतलब तालाब सूखने से हमारे खेतों में पानी नहीं जा पाएगा। हाँ भाई, ये बात तो है। इसीलिए मैं तो अपने कुएं से पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करता हूँ, और वो भी न जाने कब तक करना होगा, क्योंकि ऐसी गर्मी पड़ रही है तो क्या पता मेरा कुआं भी सूख जाए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो भाई, अब चलते हैं। बाप रे बाप, बड़ी गर्मी लग रही है। नहाना भी नहीं हो पाया। ये है सूरजपुर गांव। ये गांव हरे भरे खेतों, फलों के बागों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और खुशहाल थे।
वो सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करते और अपनी फसलों को उगाते थे। गांव में एक राजा राज करते थे जिनका नाम सूर्यसेन था। राजा सूर्यसेन दयालु और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनका एक चतुर और अनुभवी मंत्री था जिसका नाम बुद्धि सागर था। महाराज, आपके आदेशानुसार मैंने बादलपुर गांव के राजा को पानी और अनाज की भारी कमी की समस्या के ऊपर जानकारी भिजवा दी है। अब बस उनके जवाब का इंतजार रहेगा। हाँ, लेकिन महामंत्री जी, वो सब तो ठीक है, पर मुझे क्या लग रहा है कि हमें अब अपने खजाने को खोलना ही पड़ेगा गांव में आई इस समस्या को सुलझाने के लिए। अरे नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए। बस एक बार बादलपुर के राजा का जवाब आ जाए तो हमारी मदद जरूर करेंगे वो। इस साल सूरजपुर पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान से आग बरस रही थी और धरती तप रही थी। महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। गांव के कुएं और तालाब सूख गए थे। नदियां भी सिकुड़कर पतली धारा बन गई थीं। मुकेश नाम का एक किसान भी इसी गांव में अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। मुकेश एक परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेत में चला जाता और देर शाम तक काम करता। उसकी पत्नी गंगा भी घर और खेत के कामों में उसका पूरा साथ देती थी। देखो मुकेश, अब कुएं में थोड़ा सा ही पानी बचा है। ये भी कब तक चलेगा? हाँ, क्या कहें गंगा। ऐसा लगता है कि धरती माता हमसे रूठ गई है। अरे हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन मुकेश, गांव के और भी किसानों का यही हाल है। सब परेशान हैं। बच्चे प्यास से रो रहे हैं और जानवर बेहाल हैं। हाँ, अब क्या कहें गंगा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये गर्मी देखिए, बिना बारिश के गर्मी, बाप रे बाप, सहन ही नहीं होती। क्या होगा भगवान। अरे रत्नाकर चाचा, अब आप ही बताओ, क्या होगा इतनी गर्मी में हमारा? गर्मी से तो अब गांव के बच्चे भी बेहाल हो गए हैं। बाप रे बाप। हाँ भाई, ऊपर से फसल बर्बाद होने के कारण बाजार में सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। हाँ, ये तो तुम लोग ठीक बोल रहे हो, लेकिन इस गांव का बुजुर्ग किसान होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हमें फिर से राजा के पास इस समस्या के ऊपर बात करनी होगी। नहीं तो मुझे लग रहा है कि हमारी हालत और भी खराब होने वाली है। हाँ रत्नाकर चाचा, तुम बिल्कुल सटीक बात बोल रहे हो। अगर हम राजा के पास नहीं गए ना तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, तो ठीक है चाचा, कुछ दिन और रुक जाते हैं, उसके बाद हम लोग खुद ही जाएंगे राजा के पास। क्यों, ठीक है ना? धीरे धीरे गांव के किसानों की हालत और खराब होती गई। गर्मी और सूखे के कारण कई लोग बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे और खेतों में दरारें पड़ने लगी। गांव में मातम का माहौल छा गया। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग और कुछ किसान के साथ साथ मुकेश भी राजा सूर्यसेन के पास अपनी परेशानी लेकर गए। वो राजा के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, इस साल हमारे गांव पर प्रकृति का कहर टूटा है। बारिश न होने से सब कुछ सूख गया है। हमारे खेत बंजर हो गए हैं और हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है। लोग और जानवर मर रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है महाराज, हमारी मदद कीजिए। हाँ, मैं आप लोगों की समस्या समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के बोलने से पहले ही बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक मुझे भी इस प्राकृतिक समस्या से निपटने का उपाय नहीं मिला। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, मैं जल्द ही कुछ न कुछ करूंगा।
लेकिन महाराज, अगर हमें कहीं से भी थोड़ा बहुत भी पानी मिल जाता तो कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाती, क्योंकि गांव के किसान सबसे ज्यादा पानी की समस्या से परेशान है महाराज। हाँ। ये सब सुनने के बाद राजा अपने महामंत्री की तरफ देख बोलते हैं, मंत्री जी, आप देख रहे हैं ना कि हमारे गांव में कितना बड़ा संकट आया है। मेरी प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। अब हमें कुछ करना होगा, कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे इस सूखे की समस्या को हल किया जा सके। महाराज, बहुत खोजने के बाद मुझे एक बात पता चली है। इस गांव के बाहरी इलाके में पहाड़ों के पीछे एक रहस्यमयी पहर है। वहां पर कई सिद्ध और ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। शायद उनमें से किसी के पास कोई ऐसा उपाय हो जिससे हमें इस संकट से मुक्ति मिल सके। क्या बात कर रहे हो, सच में? हो, तो फिर हमें तुरंत वहां किसी को भेजना चाहिए। सुनिए, तो जो भी जंगल से होते हुए उस पहाड़ में जाकर किसी ऋषि मुनि से बात करके गांव के लिए पानी लाने का कोई उपाय या कोई जादुई वस्तु लेकर आएगा, मैं उसे बहुत सारा धन और सम्मान दूंगा। लेकिन महाराज, वहां जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस पहाड़ का रास्ता बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। जंगल के रास्ते से होकर जाना होता है और वहां खतरनाक खतरनाक जंगली जानवर होते हैं महाराज। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है मंत्री जी। इसीलिए हमें गांव के सबसे बहादुर और निडर व्यक्ति की जरूरत है जो उस पहाड़ पर ऋषि मुनि से बात करे। राजा ने तुरंत पूरे गांव में ये घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति पहाड़ों के उस रहस्यमयी पहर में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलकर गांव के लिए कोई जादुई वस्तु या पानी लाने का उपाय खोज कर लाएगा, उसे राजा की ओर से ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। गांव के कई साहसी युवक राजा की घोषणा सुनकर उस पहर की ओर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो पहर बहुत खतरनाक माना जाता था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और जंगली जानवरों के डर से बहुत कम लोग ही वहां जाने की हिम्मत कर पाते थे। लेकिन जैसे ही मुकेश ने जब राजा की घोषणा सुनी, अगर मैं उस पहर में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलकर कोई उपाय ला सकूं, तो ये तो मेरे गांव और मेरे लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा, उनकी जान बच जाएगी। हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूं उन महान ऋषि मुनि से मिलने। तभी मुकेश अपनी पत्नी गंगा को सारा कुछ बताने पहुंच जाता है। गंगा, मैंने राजा की घोषणा सुनी है। मैं उस पहर में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलने और गांव के पानी का कोई उपाय ढूंढने का सोच रहा हूं। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? वो पहर बहुत खतरनाक है। वहां जंगली जानवर और अनजान खतरे हैं। मैं तुम्हें अकेले वहां नहीं जाने दूंगी। अब गंगा, देखो मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी चिंता होगी, लेकिन मुझे यह भी पता है कि हमारे गांव के लोग किस हाल में हैं। देखा है ना, बच्चों की प्यासी आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। अगर मैं कोशिश ना करूं तो भी मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरी मदद करेंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्द ही लौट आना। अगले दिन सुबह मुकेश ने अपनी पत्नी से विदा ली और उस रहस्यमयी पहर की ओर निकल पड़ा। उसका मन गांव के लोगों की चिंता और एक उम्मीद की किरण से भरा हुआ था। कुछ देर चलने के बाद मुकेश अपनी मंजिल की सबसे खतरनाक जगह पर पहुंचा, जो ये जंगल था। अरे बाप रे बाप, ये जंगल तो बहुत घना है और न जाने कौन कौन से जानवर यहाँ रहते होंगे। लेकिन मुझे यहाँ बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी जंगली जानवर मेरे ऊपर हमला कर सकता है। हाँ, चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ।
बहुत तेज प्यास भी लगी है, लेकिन मेरे पास अभी तो थोड़ा सा ही पानी है। ठीक है, मैं काम चला लूंगा इतने पानी में ही। मुकेश जब जंगल के बीचों बीच था, जैसे ही मुकेश एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा, तभी उसके पास एक खरगोश आया। अरे अरे अरे, ये क्या? ये खरगोश तो मेरे पास ही आ रहा है। कहीं ये कोई जादुई खरगोश तो नहीं है? चलो इसे भगाता हूँ। अरे 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 अरे, भाग यहाँ से। हुर, भाग। अरे भाग जा, नहीं तो मैं बताऊं क्या? मारूं? हट, मार। अरे नहीं 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 दोस्त, मैं एक रहस्यमयी खरगोश हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो जंगल के बाहर वाले पहाड़ों पे जा रहा हूँ, जहाँ महान ऋषि मुनि रहते हैं। मुझे उनसे अपने गांव की समस्या के ऊपर कोई उपाय लेना है। अच्छा, तो तुम वहाँ जा रहे हो। ठीक है, तुम मेरे लिए एक काम करो। जब तुम उन महान ऋषि मुनियों से मिलोगे ना, तब उनसे पूछना कि मैं कब इंसानी रूप में आऊंगा, कब मेरा श्राप खत्म होगा। पूछोगे ना? हाँ हाँ ठीक है खरगोश जी, मैं उनसे आपके सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। मुकेश ये बोल फिर से अपने रास्ते निकल जाता है। तभी थोड़ी देर चलने के बाद उससे एक हिरण मिलता है। अरे भाई, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, कल से कुछ खाया पिया नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं हिरण जी, ये लो, थोड़ा सा पानी मेरे पास है, लो लो पी लो। मुकेश हिरण को पानी पिलाता है। जब हिरण की प्यास बुझ जाती है तब। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो दोस्त? मैं जंगल वाले पहाड़ों पे जा रहा हूँ, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। अच्छा, तो तुम वहां जा रहे हो। देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम्हें यह बता सकता हूँ कि तुम किधर से जाओगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ऐसी बात है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए हिरण जी, क्योंकि मुझे इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ देखो दोस्त, तुम इस रास्ते से जाओ, क्योंकि दूसरा वाला रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं। वहाँ खतरनाक जीव रहते हैं। हाँ, सब मेरे जैसे नहीं होते ना जंगल में। जाओ जाओ। मुकेश के पास जो थोड़ा सा पानी था वो तो खत्म हो गया, लेकिन बदले में उसे पहाड़ों तक पहुंचने का सही रास्ता मिल गया था। और अब मुकेश थोड़ा खुश होकर जल्दी जल्दी वहां जाने लगा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक बुढ़िया मिली, जो जंगल में ही एक छोटी सी कुटिया के पास बैठी थी। अरे बूढ़ी माँ, आप यहाँ जंगल में अकेले क्यों बैठी हैं? बेटा, मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मुकेश बुढ़िया को सारी बातें बताता है और तब बुढ़िया बोलती है, बेटा, तुम जब उन महर्षि मुनि से मिलो तो मेरे एक प्रश्न का जवाब पूछते आना कि मेरा ये पेड़ कुछ सालों से फल नहीं दे रहा, तो क्या करने पर ये पेड़ फिर से पहले की तरह फल देने लगेगा? ठीक है बूढ़ी माँ, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर पूछूंगा। ये बोल अब मुकेश फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है और अब कई मुश्किलों का सामना करके जंगली जानवरों की दहाड़ सुनकर डरते हुए अंत में वो उस पहर में पहुंचा जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसने एक शांत और पवित्र स्थान देखा जहाँ एक वृद्ध ऋषि अपनी कुटिया के बाहर बैठे ध्यान कर रहे थे। मुकेश धीरे धीरे उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। हे महान ऋषि, मैं सूरजपुर गांव से आया हूँ। हमारे गांव पर सूखे का बहुत बड़ा संकट आया है। लोग और जानवर प्यास से मर रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे गांव को पानी मिल सके? ऋषि ने अपनी आंखें खोली और मुकेश की ओर देखा। उनकी आंखें शांत
और करुणामयी थीं। उन्होंने मुकेश की दुख भरी कहानी सुनी और कुछ देर तक विचार किया। हे वत्स, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ। प्रकृति का प्रकोप कभी कभी ऐसा ही होता है, लेकिन तुम एक साहसी और बहादुर व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई मटका दूंगा। इस मटके में हमेशा पानी भरा रहेगा। तुम इसे अपने गांव ले जाओ और इसका पानी सभी लोगों और जानवरों को पिलाओ। लेकिन याद रखना, इस मटके का पानी कभी भी व्यर्थ नहीं करना। ऋषि ने अपनी कुटिया के अंदर से एक छोटा सा मिट्टी का मटका निकाला। वो देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई थी। ऋषि ने वो मटका मुकेश को दिया। हे महान ऋषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गांव पर बहुत बड़ा उपकार किया। लेकिन मुझे आपसे 2 सवालों का जवाब चाहिए। पहला ये कि जो रास्ते में मुझे एक खरगोश मिला था, उसका श्राप कब खत्म होगा और कब वो इंसानी रूप में वापस आएगा। और दूसरा, मुझे बूढ़ी माँ मिली थी, उनका वो पेड़ कब उन्हें फल देना चालू करेगा। बिल्कुल बालक, देखो, तुम उस खरगोश से बोलना कि जब उसे कोई लोभ रहित व्यक्ति स्पर्श करेगा, तब वो अपने इंसानी रूप में वापस आएगा। और वो बूढ़ी जब अपने पेड़ से फल की चिंता ना करते हुए उसे रोज मन से पानी देगी और उसकी देखभाल करेगी, तब उसका वो पेड़ खुद ब खुद फल देने लगेगा। मुकेश ने ऋषि से सारे प्रश्नों के जवाब लिए, उन्हें बार बार प्रणाम किया और उस जादुई मटके को लेकर खुशी खुशी अपने गांव की ओर रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद जब वो जंगल में आया तो उसे वही बुढ़िया मिली। बेटा, क्या तुम मेरे प्रश्न का जवाब ले आए? हाँ बूढ़ी माँ, मैंने महान ऋषि से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको अपने पेड़ से फल की चिंता ना करते हुए उसे रोज पानी और उसकी देखभाल करनी है। ये पेड़ आपको एक दिन जरूर फल देगा। बस यही कहा उन्होंने। ये सुन बुढ़िया खुश हो गई और मुकेश अपने मटके के साथ गांव की तरफ चला गया। जैसे ही वो गांव पहुंचने वाला था, वहां उसे वो खरगोश मिला। दोस्त, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब ले आए? हाँ दोस्त, महान ऋषि ने बोला है कि जब तुम्हें कोई लोभ रहित व्यक्ति स्पर्श करेगा ना, तो तुम खुद ब खुद इंसानी रूप में आ जाओगे। अच्छा, तो दोस्त तुम ही एक बार मुझे स्पर्श करो ना। मैंने तुम जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा। हाँ। तभी मुकेश उस खरगोश को छूता है। मुकेश के छूते ही वो खरगोश एक इंसानी रूप में आ जाता है। ये व्यक्ति मुकेश को धन्यवाद बोल वहाँ से चला जाता है और मुकेश भी अपने गांव की तरफ निकल जाता है। बहुत मुश्किल सफर के बाद मुकेश आखिरकार अपने गांव सूरजपुर वापस पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। वो बेसब्री से ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वो क्या लेकर आया है। अरे मुकेश भाई, ये बताओ, क्या तुम्हें सूखे से बचने का कोई उपाय मिला? क्या वहां वो महान ऋषि मुनियों ने कुछ उपाय बताया? हाँ, मैंने उन महान ऋषि मुनियों से बात की और उन्होंने मुझे ये जादुई मटका दिया और कहा कि इस मटके के पानी को कभी भी व्यर्थ मत करना। इस मटके से पानी कभी खत्म नहीं होगा। मुकेश की बातों पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। एक छोटा सा मिट्टी का मटका कैसे पूरे गांव की प्यास बुझा सकता है। मुकेश ने मटके का ढक्कन खोला और उसमें से पानी निकला। सभी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि मटके में पानी खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना पानी निकालता, मटका उतना ही पानी से भरा रहता। अरे वाह भैया वाह, ये तो सच में जादुई मटका निकला। वाह 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 मुकेश, तुमने तो कमाल कर दिया भैया, कमाल कर दिया।
गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मुकेश का धन्यवाद किया और उस जादुई मटके से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई। सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी। कुएं और तालाब फिर से पानी से भर गए। जब राजा सूर्यसेन को इस जादुई मटके के बारे में पता चला तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुकेश को दरबार में बुलाया और उसका भव्य स्वागत किया। मुकेश, तुमने वाकई में एक अद्भुत काम किया है। तुमने अपनी हिम्मत और चतुराई से हमारे गांव को सूखे के संकट से बचाया है। हम तुम्हें तुम्हारा इनाम अवश्य देंगे। राजा ने मुकेश को ढेर सारा धन, जमीन और सम्मान दिया। पूरे गांव में मुकेश की बहादुरी और बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। जादुई मटके के कारण सूरजपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मुकेश और गंगा भी सुख और शांति से रहने लगे। वो हमेशा उस ऋषि मुनि के आभारी रहे जिन्होंने उनकी मदद की थी। लेकिन ऋषि की बात मुकेश और गांव के लोगों को हमेशा याद रही कि उस जादुई मटके के पानी को कभी भी व्यर्थ नहीं करना है। उन्होंने हमेशा उस पानी का सावधानी से उपयोग किया और कभी भी उसे बर्बाद नहीं किया। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।